गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आई थिंक वॉइस क्लियर आपके पास आ रही है। आज हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 और किस तरह से एग्जाम्पल नंबर 5 को हमें करना है, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, उनके बेस पे हमें एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व करना है। तो देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। तो सबसे पहले इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग James fund is given. So it is in the balance sheet at the end of accounting year. अब अकाउंटिंग ईयर के एंड में आपको बैलेंस शीट में जेम्स फंड को शो करना है। तो याद रखना, फंड ऑलवेज लायबिलिटी होती है। फंड ऑलवेज क्या होती है? लायबिलिटी। कैसे? किसका पार्ट होता है? तो मैं आपको बताता हूँ किसका पार्ट होता है। एक पार्ट होता है अपनी बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस। फंड्स जितने भी हैं, रिजर्व्स जितने भी हैं, वो किसके पार्ट होते हैं? वो लायबिलिटीज के पार्ट होते हैं, और लायबिलिटीज में वो रिजर्व सरप्लस के पार्ट होते हैं। अब इसको किस तरह से मैं शो करना है हम उसकी बात करेंगे। जैसे ऑलरेडी मैंने कल आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है, बट मैं रिटर्न में आप बता रहा हूँ। ओनली बैलेंस शीट की बात हो रही है, तो हम बनाएंगे बैलेंस शीट एज ऑन। लेफ्ट साइड में एज यूजुअल लायबिलिटीज आएगी एंड राइट साइड में एसेट्स अमाउंट एंड अमाउंट। ओके, अब यहां पर हमारे पास जो जेम्स फंड है, गेम्स फंड है, तो गेम्स फंड में ध्यान देना, गेम्स फंड में कितना अमाउंट है। अब गेम फंड किस लिए है? तो बात करें गेम फंड किस लिए है उसको ध्यान दीजिए कि मुझे कोई टूर्नामेंट करवाना है, तो गेम अरेंज कराने के लिए, टूर्नामेंट अरेंज कराने के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, आई मीन हमें ग्राउंड भी रेंट पे चाहिए, हमें पूरा उसका मैनेजमेंट भी करना होगा, फिर मैच भी कराना होगा। तो ये गेम्स कराने के लिए हमें ऑलरेडी फंड बनाना होगा। क्या करना होगा? गेम्स के लिए हमें फंड बनाना होगा। तो यहाँ पर जो गेम्स फंड ऑलरेडी है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ गेम्स फंड, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ गेम्स फंड में कितना अमाउंट है? तो हम क्या लिखेंगे आपके लिए? गेम्स फंड। तो गेम्स फंड में जो इनिशियली आई मीन ओपनिंग जो है वो कितना है? तो ओपनिंग जो गेम्स फंड के अंदर अमाउंट है वो है 2 लाख रुपीस। इट मीन जब ईयर स्टार्ट हुआ था तो हमारे पास गेम्स फंड में कितना अमाउंट था? 2 लाख रुपीस था। अब क्या ये इतना ही रहा एंड ऑफ द ईयर, या इसमें कुछ अप एंड डाउन हुए हैं? क्लियर? तो यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन है। गेम्स फंड एक्सपेंडिचर हमने क्या किया, फिर हमने इसमें से कुछ एक्सपेंस भी किए हैं। हमने क्या किया? हमने कुछ एक्सपेंसेस भी किए हैं। ठीक है, अब हम गेम्स फंड बना रहे हैं और उससे हम कुछ एक्सपेंस करेंगे। हम गेम फंड में बनाए हैं और उसमें हम कुछ एक्सपेंस करेंगे, तो जितना अमाउंट हमारे फंड में है उतना नहीं रहेगा, बल्कि कुछ अमाउंट कम हो जाएगा। 1 सेकेंड। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं चैप्टर 9 एग्जाम्पल नंबर 5। चैप्टर 9 एग्जाम्पल नंबर 5। गेम्स फंड में हमारे पास स्टार्टिंग ऑफ द ईयर कितना अमाउंट था? 2 लाख रुपीस था। अब हमने क्या किया?
कुछ एक्सपेंस कर दिए गेम्स फंड में से, आपने देखा हमने कुछ एक्सपेंस कर दिए, तो ये बताइए कि हमारे फंड में 2 लाख रुपीस है और इसमें से हम कोई एक्सपेंस करेंगे तो क्या फंड का अमाउंट उतना ही रहेगा या रिड्यूस हो जाएगा, आई मीन डिक्रीज हो जाएगा? तो ऑब्वियसली कॉमन सी बात है कि हम जब अपने फंड का यूज करेंगे, कुछ एक्सपेंस करेंगे, तो फंड में अमाउंट कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने इसका यूज किया है। हम यहाँ पे करेंगे लेस गेम्स फंड एक्सपेंडिचर, गेम्स फंड एक्सपेंडिचर। अब गेम्स फंड एक्सपेंडिचर में जो अमाउंट है वो कितना है? 20,000 रुपीज का अमाउंट है। कितने का अमाउंट है? 20,000 रुपीज का अमाउंट है। इट मींस 2 लाख रुपीज में से 20,000 रुपीज, 2 लाख रुपीज में से 20,000 रुपीज हमने स्पेंड कर दिए, तो हाउ मच अमाउंट रिमेनिंग हमारे पास अभी भी गेम्स फंड में 1,80,000 रुपीज डिपॉजिट हो गए हैं। कितना अमाउंट डिपॉजिट हो गया है? एक और स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है, रिपीट करते हैं इसको। तो देखिए हमारे पास 2 लाख रुपीस थे, 20,000 हमने यूज कर लिया, इट मींस अब हमारे पास 1,80,000 रुपीस बैलेंस में है। ठीक है, और उसके बाद है गेम ओपनिंग बैलेंस ऑफ गेम्स फंड इन्वेस्टमेंट। ओपनिंग बैलेंस ऑफ गेम्स फंड इन्वेस्टमेंट, बताइए इसको किधर लिखना होगा? बताइए इसको किधर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एग्जांपल नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 9 है। अभी तक 2-3 वीडियो आपने नहीं भी पढ़े हैं तो अभी से भी आप स्टार्ट करोगे, ये चैप्टर आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल 5 से भी आप स्टार्ट करोगे, आपके चैप्टर कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। हाँ, तो मैं कह रहा था हम बात करें एग्जांपल नंबर 5 चैप्टर नंबर 9, और मैं कह रहा था गेम्स फंड इन्वेस्टमेंट अपने लिए एसेट्स होगा या लायबिलिटीज? गेम्स फंड इन्वेस्टमेंट अपने लिए एसेट्स होगा या लायबिलिटीज? बताइए। इन्वेस्टमेंट लगते ही हम जानते हैं कि एसेट्स हो जाता है, गेम्स फंड नहीं है, आगे क्या लिखा गया है? गेम्स फंड इन्वेस्टमेंट ऐड कर दिया, इसलिए हम इसको एसेट्स साइड में लिखेंगे, गेम्स फंड इन्वेस्टमेंट। अब ये गेम्स फंड इन्वेस्टमेंट है, ये ओपनिंग बैलेंस है, इसका मतलब इस करंट ईयर में हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। ये इन्वेस्टमेंट तो कब का है? पहले का है। यहां तक बात समझ में आ गई? फिर से देखिए 2 लाख रुपीस पहले से गेम्स फंड में हमारे पास ऑलरेडी स्टोर था, उसमें से 20,000 का हमने एक्सपेंस कर दिया, तो हमारे पास कितना अमाउंट है? 180 है। फिर गेम्स फंड इन्वेस्टमेंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 1,50,000। क्या यहां तक आपके प्रॉपर्ली समझ में आ गया है? अंडरस्टूड? रिप्लाई करके बताइए, पूरा मेघा रिप्लाई करके बताइए। यदि आपके समझ में नहीं आएगा तो वापस रिवाइज कर दिया जाएगा, रिपीट कर दिया जाएगा। रिप्लाई फास्ट। तो देखिए इसके बाद हम बात करते हैं डोनेशन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर गेम्स फंड टिकट। अब हमें क्या है? डोनेशन भी रिसीव हो रहा है, ठीक है। अब हमने गेम्स फंड इन्वेस्टमेंट बनाया है, तो कोई भी इनकम आती है इस फंड से रिलेटेड कोई सी फंड में हमें ऐड करनी है, और इस फंड से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस होता है तो उसे हम इसी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए हम लोग कोई फंड बनाते हैं तो जो भी इनकम आती है वो उसी फंड में जाएगी, जो भी एक्सपेंस हमें करने हैं वो उसी फंड में से करेंगे।
तो हमें क्या रिसीव हुआ, डोनेशन रिसीव हुआ। तो इनकम हुई है, इसलिए हमारा फंड क्या हो जाएगा, हमारा फंड अप हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, डोनेशन फॉर गेम्स फंड। अब हमें कितना डोनेशन रिसीव हुआ है, तो हमें डोनेशन रिसीव हुआ है 3000 रुपीज। अब हमारे पास ऑलरेडी गेम्स फंड इन्वेस्टमेंट में कितना अमाउंट हो चुका है, 180 तो पहले से था, 3000 रुपीज का डोनेशन और रिसीव हो गया है। देन हमारे पास जो अमाउंट है गेम्स फंड इन्वेस्टमेंट में वो है 1,83,000 रुपीज, 1,83,000 रुपीज। फिर आगे बात करते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 10% पर एनम। हमने इंटरेस्ट रिसीव किया, किस पे रिसीव किया, इन्वेस्टमेंट पे। बट इन्वेस्टमेंट किस पैसे में से, किस अमाउंट में से किया गया था, तो इन्वेस्टमेंट किया गया था गेम्स फंड में से। गेम्स फंड में जो पैसा पड़ा था उसी को हमने इन्वेस्ट कर दिया, इसलिए अमाउंट भी किसमें आएगा, किसमें ऐड होगा, वो गेम्स फंड में ही ऐड होगा। इनकम तो हुई है क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, इनकम हुई क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट किया। तो इन्वेस्टमेंट क्यों कर पाए, क्योंकि हमारे पास गेम्स फंड था, हमारे पास क्या था, गेम्स फंड था, इसका इन्वेस्टमेंट कर पाए। इसमें क्या करेंगे, अगेन ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन गेम्स फंड इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट फंड का जो अमाउंट है हमें कितना रिसीव हुआ है वो भी चेक करते हैं। 10% कहा, तो देखिए 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट था ना, और 1,50,000 का 10% हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना अमाउंट आता है, 15,000। कैसे कैलकुलेट हुआ, 1,50,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट था, इसका 10% हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। कितना अमाउंट हो जाएगा, 15,000 रुपीज इसका अमाउंट हो जाएगा। इट मीन अब हमारे पास कितना अमाउंट गेम्स फंड में है, तो देखिए 183 हमारे पास ऑलरेडी था, 15,000 और आ गया, तो 1,98,000 रुपीज अब तक हमारे पास पड़े है। अब देखते हैं क्या और भी कोई इनकम और एक्सपेंडिचर है क्या। तो यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन है, रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गेम टिकट्स। जो गेम्स के लिए टिकट्स हमने सेल की है उसका भी अमाउंट आ गया है, वो भी हमें रिसीव हो गया है। तो बताइए हमें क्या करना होगा, हमें ऐड करना होगा, अदरवाइज हमें लेस करना होगा, क्या करना होगा बताइए। हमने गेम्स की जो टिकट्स है उनको सेल किया है, तो हम ऐड करेंगे या लेस करेंगे, फास्ट रिप्लाई करके बताइए, हम ऐड करेंगे या फिर लेस करेंगे। कुणाल, मेघा, रिप्लाई करके बताइए जल्दी से। क्या मेरी वॉइस आपके पास आ रही है, क्या फर्स्टली रिप्लाई कीजिए, क्या वॉइस आप प्रॉपर्ली सुन पा रहे हो, आर यू एबल टू हियर मी, ओके। वॉइस सबके पास क्लियरली आ रही है, अनिल वॉइस सुन पा रहे हो, कुणाल रिप्लाई करके बताइए। देखिए अभी तो हमें क्या हुआ, हमने गेम्स टिकट सेल की है, और गेम्स टिकट सेल करेंगे, गेम टिकट्स हम सेल करेंगे तो उससे भी हमारे पास अमाउंट आएगा। तो गेम्स टिकट्स को हमने सेल किया तो हमारे पास कितना अमाउंट आया, हमारे पास है 10,000 रुपीज। तो हम क्या करेंगे, इससे ऐड करेंगे रिसीव्ड
receipts from sale of games tickets, receipt from sale of game tickets, ठीक है, मेरे पास स्पेस तो नहीं था। अब सेल ऑफ गेम टिकट से भी कितना अमाउंट रिसीव हुआ, 10,000, और इस तरह से अब हमारे पास फाइनली कितना अमाउंट अवेलेबल है। तो हमारे पास जो अमाउंट अवेलेबल है वो है 2,08,000। अब मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, फिर से समझा रहा हूँ, प्रॉपर्ली ध्यान दें। हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 5, चैप्टर नंबर 9। द नेम ऑफ चैप्टर इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब इसमें क्या हमें गिवन है? गिवन ये है फर्स्ट थिंग कि गेम्स फंड का कितना अमाउंट हमें बैलेंस शीट में शो करना है, किस तरह से शो करना है, वो हमें इसमें बताना है। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू वर्क क्वेश्चन गेम्स फंड में ओपनिंग जो अमाउंट था, आई मीन ओपनिंग बैलेंस ऑफ गेम्स फंड हमारे पास कितना था, 2 लाख रुपीस था। इसमें से पहले से ही हमारे पास बैलेंस में है। अब देखिए मैंने क्या बताया था, किसी पर्टिकुलर काम के लिए, किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए हम कोई फंड बनाते हैं, तो जो भी इनकम होगी वो उसी फंड में ऐड होती है, और कोई भी एक्सपेंसेस उस वर्क के रिगार्डिंग होती है, कोई भी एक्सपेंसेस उस वर्क के रिगार्डिंग होता है, तो उसको भी हम लेस किसमें से करेंगे, गेम्स फंड में से करेंगे, उस पर्टिकुलर फंड में से ही करेंगे। तो हमारे पास फंड में कितना अमाउंट था, 2 लाख रुपीस तो ऑलरेडी था गेम्स फंड में। अब क्या हुआ, हमने एक एक्सपेंस कर दिया गेम्स फंड में से। अब हमने 20,000 रुपीस का एक्सपेंस कर दिया गेम्स फंड में से, और फंड हमारे पास 2 लाख रुपीस का था। तो अब जब हम एक्सपेंस करेंगे तो फंड जो है वो इंक्रीज तो हो नहीं सकता, फंड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कितने से डिक्रीज हो जाएगा, 20,000 रुपीस से। इस तरह से हमारे पास गेम्स फंड इन्वेस्टमेंट में आफ्टर गेम्स फंड एक्सपेंडिचर कितना अमाउंट रिमेनिंग है, 1,18,000। फिर हमारे क्वेश्चन में गिवन है गेम्स फंड इन्वेस्टमेंट, और ये भी ओपनिंग बैलेंस गिवन है। क्या गिवन है, क्या गिवन है, इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस। अब गेम्स फंड तो है, ठीक है, बट उसके साथ इन्वेस्टमेंट वर्ड ऐड है, एंड वी नो वेरी वेल इन्वेस्टमेंट इज एसेट्स फॉर अस। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, अपने लिए, यानी इंस्टीट्यूशन के लिए एसेट होती है, इसलिए गेम्स फंड इन्वेस्टमेंट को हमने कहां यूज किया, एसेट साइड। इट मींस गेम्स फंड स्टार्टिंग में लगने का रीजन क्या है, रीजन क्या है कि ये इन्वेस्टमेंट किया ना, ये अमाउंट हमें किसमें से निकाला होगा, यानी अमाउंट ये गेम्स फंड में से। बट ये करंट ईयर में नहीं हुआ, ये प्रीवियस ईयर में हुआ है। कौन से ईयर में हुआ है, प्रीवियस ईयर में, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है। ओके, सपोज करंट ईयर में भी होता है इन्वेस्टमेंट, तो क्या करते हैं, करंट ईयर में भी कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है ओपनिंग बैलेंस के अलावा, अदर देन ओपनिंग बैलेंस। करंट ईयर में कोई इन्वेस्टमेंट करते हम किस तरह से उसको ट्रीट करते हैं, बताइए। करंट ईयर में भी कोई इन्वेस्टमेंट होता गेम्स फंड में से, तो हम किस तरह से उसको ट्रीट करते, किस तरह से हम उसकी काउंटिंग करते, तो कैसे करते, उसको भी हम गेम्स फंड में से सब्ट्रैक्ट कर देते, क्योंकि इसी साल करंट ईयर में तो हमने इन्वेस्टमेंट किया है, तो हमारा फंड का फिर से कम हो जाएगा। पर अभी क्यों नहीं किया, क्योंकि करंट ईयर में हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ गेम्स फंड इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये प्रीवियस ईयर, ठीक है। हमने इसको डिस्कस कर लिया, इसको डिस्कस कर लिया, इसको डिस्कस कर लिया। मैं आगे बात करते हैं, हमें गेम्स फंड के रिगार्डिंग कुछ डोनेशन भी रिसीव हुआ है, हमें गेम्स फंड के रिगार्डिंग कुछ डोनेशन भी रिसीव हुआ है। तो डोनेशन रिसीव हुआ है तो अपना फंड क्या हो जाएगा, फिर से अप हो जाएगा, आई मीन हमें ऐड करना होगा। 3,000 रुपये हमें डोनेशन मिला। इस तरह से गेम्स फंड इन्वेस्टमेंट में हमारे पास कितना अमाउंट आ गया, हमारे पास आ गया है अमाउंट 1,80,000 हो चुका है। अब इंटरेस्ट भी रिसीव हो रहा है किस पर, इन्वेस्टमेंट पे। गेम्स फंड इन्वेस्टमेंट में हमें 10% इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, लेकिन उसका मेन सोर्स क्या था, सोर्स तो गेम्स फंड था ना, क्योंकि गेम्स फंड में अमाउंट था तभी इन्वेस्टमेंट
कर पाए, इसमें जो भी इंटरेस्ट रिसीव होगा वो भी हमारे फंड में ही एड हो जाएगा। कितना? 15,000। और इस तरह से जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना अमाउंट आ गया? 1,98,000 का अमाउंट आ चुका है। फिर हमने सेल ऑफ गिफ्ट टिकट्स की है, तो उससे भी तो क्या होगा? अमाउंट आएगा, और अमाउंट आने से हमारा फंड क्या हो जाएगा? अब तो हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस तरह से हमने एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है। सभी एक बार रिप्लाई करके बताइए, क्या आप सभी के समझ में आ गए प्रॉपर्ली? सभी रिप्लाई करके बताइए, क्या सभी के समझ में आ गया है? जल्दी से बताइए, सभी का रिप्लाई आना चाहिए, यस और नो, वाई एंड एन। अनिल, कुणाल, आपका आंसर नहीं मिला है मुझे। अनिल, कुणाल, आपका आंसर मेरे पास नहीं आया है। Are you able to hear me properly? ओके, कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब मैं आज, जैसे हमने इनिशियल स्टेज में कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, तो थोड़ा सा रिवाइज करके आगे बढ़ूंगा। हमने सबसे पहले बात की थी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट जो आपका काम बनता है वो होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और अभी तक हमने जो एग्जाम्पल जितने भी किए वो इससे रिलेटेड थे। जब ये कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट जो है अपना रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। और जब ये भी कंप्लीट हो जाएगा तो अगला टॉपिक और लास्ट टॉपिक आएगा बैलेंस शीट। अभी तक हम इसके रिगार्डिंग डिस्कस कर रहे थे और लास्ट क्वेश्चन में बैलेंस शीट को भी हमने थोड़ा सा स्टडी किया, बट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को हमने भी डिस्कस नहीं किया है। तो अब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डिस्कस करेंगे। अब मैंने ये बताया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक तरह से क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? ये हमारे लिए कैश अकाउंट। कौन सा है? कैश अकाउंट। बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट होगी। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, नेटवर्क इश्यू आ रहा है, देखो। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरह के इंस्टीट्यूशन में हम प्रिपेयर करते हैं? तो आपका आंसर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, एनपीओ में। तो एनपीओ में हमें क्या प्रिपेयर करना होता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमें क्या प्रिपेयर करना होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। बट एनपीओ नहीं हो, आई मीन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, तो हम ये नहीं बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे? टेंडर, ठीक है। तो दोनों का कंसेप्ट सेम है, तो नेम चेंज हो गए। नेम चेंज क्यों हो गई? क्योंकि नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन भी चेंज हो गए। तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या बनाना होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तब क्या बनाना होगा आपको? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक ही बात है, एक ही बात है, नाम चेंज हो गया। इट मींस
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें क्या रिकॉर्ड करना होगा? हमें रिकॉर्ड करना होगा ऑल रेवेन्यू ट्रांजैक्शन related to particular financial year. रिपीटिंग क्या करना है? किसी पर्टिकुलर ईयर के जितने भी रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन होंगे वो उस ईयर में हमें लिखने हैं। याद रखना, ओनली रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन, आई मीन कैपिटलाइज नेचर के जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखे जा सकते। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नॉन प्रॉफिट और ट्रांजैक्शन यूज करता है, बट ये एक्चुअली है क्या? ये तो कैश अकाउंट ही है। क्या है? कैश अकाउंट ही है। इट मींस जितने भी किसी करंट ईयर में, किसी भी करंट ईयर में जितने भी कैश ट्रांजैक्शन होंगे तो सारे कैश ट्रांजैक्शन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इंक्लूड करने होंगे। रिलेशन किसी भी ईयर से हो, किसी भी ईयर से उनका रिलेशन हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें कैश से मतलब है किसका है, नो इश्यू, डजंट मैटर। हमें देखना है करंट में आया या गया, कैश रिसीव हुआ या हमने पे किया, वो इसमें आया। तो इसमें क्या है? इसमें तो एक रिलेशन भी करंट ईयर से होना चाहिए, किसी अदर ईयर से रिलेशन है किसी भी इनकम एक्सपेंडिचर का, तो इसमें नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि ये तो क्या है, किसी पर्टिकुलर ईयर के ही ट्रांजैक्शन होने चाहिए, वो तो इसमें आते हैं। और इसमें क्या है कि ट्रांजैक्शन किसी के भी हो, किसी भी ईयर से हो, बट रिसीव या पेमेंट किस ईयर में हो रहा है उस ईयर की रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में उसे रिकॉर्ड करना है। और बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट होती है। अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं इस अकाउंट के रिगार्डिंग, और इसको मैं डायरेक्टली क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 की। इसको समझने के लिए हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 की। अब एग्जाम्पल नंबर 6 को करना कैसे है वो भी मैं आपको बताता हूँ और रिटर्न में मैं करके बता रहा हूँ। तब तक आप सभी लोग अपनी बुक में एग्जाम्पल नंबर 6 निकाल लीजिए। इंग्लिश मीडियम की बुक में, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश मीडियम की बुक है, और इसमें जो पेज नंबर है 295, पेज नंबर 295 से ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो गिवन क्या है? हमें कैश बुक गिवन है। क्या गिवन है? कैश बुक। और बनाना क्या है? और बनाना क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो कैश बुक से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाएंगे अभी देखिए। तो हम हेडिंग डालेंगे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और ये भी हम कब बनाते हैं? एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं। इसमें क्या यूज करेंगे? फॉर द ईयर एंडिंग। ईयर एंडिंग कब हो रहा है देखते हैं इसके अंदर। हाँ, स्टार्ट 1 अप्रैल से हो रहा है। आप कैश बुक को चेक करोगे ना तो बैलेंस बिल्डिंग आई ब्रोट डाउन जो है वो 1 अप्रैल 16 को है। तो ऑब्वियसली एंड कब होगा? एंड होगा 31 मार्च 2017। अब इसके फॉर्मेट की बात करते हैं। फॉर्मेट क्या होगा? टू सेंटेंस के अंदर हमने इसमें लिखना क्या है? इस तरह हमें यूज करना है रिसिप्ट्स, और इस तरह है, इस तरह हमें यूज करना है पेमेंट्स। एज यूजुअल यहाँ पे अमाउंट और यहाँ पर भी अमाउंट। अब देखिए
मैंने कहा कैश बुक ही है, एक तरह से नाम चेंज हो गया, ठीक है, थोड़ा सा माइनर चेंज जरूर है कैश बुक और इसमें। कैश बुक में तो क्या है, जो ट्रांजैक्शन जितनी बार आता है उसको उतनी ही बार हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे हम लोग प्रिपेयर करते हैं। कैश बुक प्रिपेयर कब करते हैं? रेगुलर बेसिस पे ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन रेसिपिएंट पेमेंट को हम प्रिपेयर करते हैं एंड ऑफ द ईयर। तो इसमें तो क्या है, हमें देखना है कि फाइनली एंड ऑफ द ईयर कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस हुआ तो कितना हुआ टोटल मिला के, कोई इनकम हुई है तो टोटल कितनी हुई है। तो एक हेडिंग को एक ही बार यूज करना है, किसमें? इसमें रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट। पर कैश बुक को या कैश अकाउंट में वहां थोड़ा सा चेंज है, वहां जो ट्रांजैक्शन जिस दिन होगा उसी दिन रिकॉर्ड किया जाएगा, इसमें ऐसा नहीं है। तो कैसा करना है? तो सबसे पहले बैलेंस विधि से स्टार्ट करते हैं। टू बैलेंस विधि, क्योंकि एक किस्म का कैश अकाउंट तो है, तो कैश एसेट्स है, एसेट्स है तो बैलेंस इधर ही आएगा। तो कैश बुक में इनिशियल स्टेज पे हम देखें, स्टार्टिंग में देखें तो टू बैलेंस विधि आई एम ब्रोट डाउन, हमें गिवन है 5,000 रुपीज। अब देखो क्या करना है, अब करना क्या है। 1 अप्रैल में जो बैलेंस बीडी है उसके बाद क्या हमारे पास है, हमारे पास है फीस। क्या लिखा हुआ है? फीस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, फीस को फीस लिख देते हैं, ये लो फीस। अब क्या करना है, तो देखिए आपके सामने फीस का एक कॉलम बना हुआ है, आपके सामने फीस का एक कॉलम बना हुआ है और आपको उस कॉलम का टोटल इसमें लिखना है। उस फीस की कॉलम का जो टोटल है वो हमें इसमें लिखना है। तो फीस के कॉलम का टोटल कितना है, फीस के कॉलम का टोटल कितना है वो हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। फीस के बाद क्या है? सब्सक्रिप्शन। मैं एक बार नाम लिखता हूँ, फीस के बाद किसके बाद आएगी? सब्सक्रिप्शन की। तो कैश बुक में तो क्या है, सब्सक्रिप्शन का अलग से कॉलम भी है, सब्सक्रिप्शन का अलग से कॉलम भी है। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा पेटी कैश बुक, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा पेटी कैश बुक। तो यहाँ जो कैश बुक है वो पेटी कैश बुक के बेसिस पे बनाई हुई है। जितनी इनकम उतने कॉलम बना दिए, जितने भी एक्सपेंस थे हमें कॉलम भी उतने बना दिए, पर इसमें कॉलम नहीं बनाते, इसमें तो टोटल से मतलब है। तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना हुआ, तो सब्सक्रिप्शन के कॉलम का टोटल देखिए कितना हुआ है, वो हमें इसके अंदर लिखना है। तो सब्सक्रिप्शन के कॉलम का जो टोटल है वो कितना है, तो सब्सक्रिप्शन के कॉलम का जो टोटल है यहाँ पर हम जो करेंगे तो 33,000 रुपीज आएगा। कितना आएगा? 33,000 रुपीज। कितना आएगा? 33,000 रुपीज। ओके, लेकिन फीस के कॉलम का टोटल करें, फीस के कॉलम का टोटल करें तो अमाउंट कितना आएगा, फीस के कॉलम का हम टोटल करते हैं तो अमाउंट कितना आएगा? 3,000। फीस के कॉलम में एक ही अमाउंट है जो कि 5 अप्रैल को है। 5 अप्रैल के बाद कोई भी फीस का कॉलम हमारे पास नहीं है, तो कितना अमाउंट आएगा? 3,000 रुपीज। भाई मिस्टेक बुक में आप 5,000 लिखा हुआ है, ठीक है, बड़ा आंसर से मतलब नहीं, क्वेश्चन से आंसर देना है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों की? क्या आपके यहाँ तक बात समझ में आ गई? बैलेंस बीडी के बाद क्या करना है, जो भी ट्रांजेक्शन है उसका नाम लिखो और टोटल का अमाउंट लिखो। कौन सा अमाउंट रिकॉर्ड करना है? टोटल। मैंने फीस के रिगार्डिंग डिस्कस कर ली, सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग डिस्कस कर ली। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? डोनेशन। नेक्स्ट नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है वो क्या है? डोनेशन। हम लिख देंगे डोनेशन। अब डोनेशन का कौन सा अमाउंट लिखना है, तो वही डोनेशन का कॉलम बना हुआ है। तो डोनेशन के कॉलम का जो टोटल है हमारे सामने
वह 17,000, तो कुछ नहीं करना, उसके सामने हम लिख देंगे कितना, हम भी 17,000 रुपीज लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 17,000 रुपीज। डोनेशन के बाद हमारे पास जो अगला कॉलम है, डोनेशन कॉलम की बात हो रही है रखना, अगला कॉलम कौन सा है, लेगेसीज। अगला कॉलम कौन सा है, लेगेसीज। और लेगेसीज का जो टोटल हम करेंगे कॉलम का, तो टोटल आ रहा है 10,500। लेगेसीज होती क्या है, क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि लेगेसीज का मतलब यहाँ पे क्या है? क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि लेगेसीज का मीन्स यहाँ पे क्या है? लेगेसीज का मीन्स यहाँ पर क्या है? तो लेगेसीज, देखिए लेगेसीज का मतलब होता है वसीयत, विल। लेगेसीज का मीन्स क्या होता है, वसीयत भी कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको विल भी कहते हैं। किसी की विल के अकॉर्डिंग, किसी वसीयत के अकॉर्डिंग वो कुछ अमाउंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट ट्रस्ट को देना चाहता है, वो तो एक इनकम ही है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब वसीयत बनाते हैं, विल बनाते हैं, कुछ अमाउंट को ट्रस्ट को डोनेट कर देते हैं, और किस नाम से, लेगेसी के नाम से, कि ये वैसा वैसा नहीं है, लेगेसी बनाई थी, वसीयत बनाई थी, तब हमें ये पैसा मिला है। तो लेगेसीज में हमारे पास जो अमाउंट आ गया है वो है 10,500। 10,500। आगे हम बात करें लेगेसीज के बाद, नेक्स्ट कॉलम की बात करें, सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल। यहाँ लिख देते हैं टू सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल। जो ओल्ड मटेरियल है हम उसको सेल किया, तो ओल्ड मटेरियल की कॉलम का टोटल देखो कितना है, 1,000। तो कोई बात नहीं, 1,000, ठीक है। इस तरह से हमने इसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिया। अभी तो रिसीप्ट सेट किए, कौन सेट किए, रिसीप्ट सेट किए। अब हम किधर आएंगे, पेमेंट सेट। कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट वही है। फर्स्ट कॉलम कौन सा है पेमेंट साइड में, सैलरीज। तो बाय सैलरी, अमाउंट कौन सा लेना है, टोटल। तो सैलरी के कॉलम का टोटल देखिए क्वेश्चन में गिवन है 28,500। 28,500। सैलरीज के कॉलम की बात करूं, स्टेशनरी, तो हम यूज करेंगे बाय स्टेशनरी। और स्टेशनरी के कॉलम का टोटल है 5,000, सॉरी 4,500। स्टेशनरी के बाद रेंट, तो बाय रेंट, and the total of rent column is 2,000 rupees. then next बात करें हम लोग स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, तो बाय स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस। और स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस का जो टोटल है वह 6,500 रुपीज। उसके बाद सन्ड्रीज, उसके बाद क्या है, सन्ड्रीज बाय सन्ड्रीज, आई मीन अदर। सन्ड्रीज में कितना एक्सपेंस है, 10,000 रुपीज। अब इस तरह से हमने कौन सा अकाउंट प्रिपेयर कर लिया है, हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर कर लिया है। अब है तो कैश अकाउंटिंग, ठीक है, कैश ट्रांजैक्शन लिखने हैं, लेकिन टोटल, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर बन रहा है, तो उस दिन तक टोटल फीस कितनी आ गई, टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आ गया, टोटल डोनेशन कितना आ गया, टोटल लेगेसीज कितनी आ गई, टोटल लिखना होता है। अब कैश अकाउंट, यानी कोई भी एसेट्स का अकाउंट है, कोई भी लायबिलिटीज का अकाउंट है, लोग क्लोज किससे करते हैं, उस अकाउंट को क्लोज किससे करते हैं, बैलेंस सीडी से करते हैं। तो अब दोनों साइड का सेपरेट सेपरेट टोटल करके हमें बैलेंस सीडी कैलकुलेट करना होगा।
क्या कैलकुलेट करना होगा? बैलेंस शीट ही कैलकुलेट करना होगा। तो बताइए कितना आएगा बाय बैलेंस शीट। इसका टोटल फिर डिफरेंस निकालेंगे तो टोटल करने के बाद डिफरेंस कितना आएगा? 12,000 बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, हाँ आप एक बार चेक कर लेना, हो सकता है कि 12,000 रॉन्ग हो, क्योंकि एक मिस्टेक हो चुकी है बुक में, बाई मिस्टेक यहाँ 5 लिखा हुआ है, हो सकता है कि 5 के कोडिंग आंसर दिया हो, हमें करेक्ट करना है। मैंने कहा था ऐसा कि कैलकुलेशन आपको ऑलवेज खुद करना है। मैं रूल्स कंसेप्ट आपको समझाऊंगा, लेकिन 12th स्टैंडर्ड में कैलकुलेशन सिखाया नहीं जाता। ठीक है, तो इस तरह से आपका फाइनल आंसर हो चुका है। तो किसके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रॉपर वे में समझ में आ गया है? रिप्लाई करके बताइए। ये समझ में आ गया है तो वाई लिखिए, और नहीं आए तो एन लिखिए। क्या सभी के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को प्रॉपर वे में समझ में आ गया है? जल्दी से रिप्लाई करके बताइए। अनिल, और वैसे मैं एक बात बताना चाहूंगा कि एग्जाम में आपसे कैश बुक से कभी भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाता है, आंसर छोटा होता है क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, और स्क्रीन के पेज नंबर है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पे एज अ पैराग्राफ कोई हमें लैंग्वेज मिलेगी या कोई और इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसके थ्रू हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना होगा, तो उसको भी हम सीखेंगे। तो आज हमने इसको रेडी किया है। हाँ, डेफिनेशन यस। देखिए रिसिप्टेड पेमेंट अकाउंट है, इट इज जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट। आई मीन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो कैशियर है या जो अकाउंटेंट है उसको अपने इंस्टीट्यूशन के हेड को इन्फॉर्म करना होता है कि कंप्लीट ईयर में अपने पास किसी पर्टिकुलर हेडिंग से कितना अमाउंट आ रहा है, या किसी पर्टिकुलर हेडिंग से हमने कितना एक्सपेंसिव किया है। ठीक है, ये एक तरह से कैश अकाउंट है। क्या है? ये एक तरह से कैश अकाउंट है। इट मींस ओनली कैश ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ओनली कैश ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन कैश एंड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, जो भी एनपीओ है कंप्लीट ईयर में जितने भी कैश ट्रांजैक्शन है वो यहाँ लिखते हैं, बट ध्यान क्या रखना है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग सपोज सैलरी कंप्लीट ईयर में 5 टाइम पे की है तो 5 टाइम नहीं लिखेंगे सैलरी 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 सैलरी, ऐसा नहीं करेंगे। टोटली हम बताएंगे कि फाइनली सैलरी का कितना अमाउंट पे किया गया है, सबको टोटल बोलेंगे, बता देंगे कि हाँ इतना पेमेंट हमने किया है। और ये ऑलवेज एंड ऑफ द ईयर बनाया जाता है। तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ दसना फॉर कैलकुलेशन ऑफ फाइनल कैश बैलेंस ऑफ एनपीओ, फॉर कैलकुलेशन ऑफ फाइनल कैश बैलेंस ऑफ एनपीओ, जो हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं विच अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड इज नोन एज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या आप बात समझ में आ गई है? क्या अब बात समझ में आ गई है? मेरा बात समझ में आ गई है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक्चुअली होता क्या है? वेरी गुड। कब बनाते हैं? बर्थडे बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? रीजन क्या है? टू नो फॉर एक्चुअली कैश बैलेंस, एक्चुअल कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ ईयर। क्लियर? तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कल स्टडी करेंगे, आप इसको वापस एक बार पढ़ना समझना, इसके आगे बढ़ेंगे। और मैं कह रहा हूँ इससे पहले जिसने क्लासेस नहीं लिए एनपीओ की, वो आज की क्लास से भी रेगुलर हो जाता है तो उसके चैप्टर अच्छे से एंड स्ट्रांगली समझ में आ जाएगा। क्लियर? जब तक कि ऑफलाइन नहीं हो रही है ऑनलाइन का यूज करो। ऑफलाइन में यहाँ पर रेशियो चल रहा है तो यहाँ पे कैश फ्लो चल रहा है, सॉरी एनपीओ चल रहा है।
ठीक है, इसकी कोई प्रॉब्लम रहेगी तो हम लोग उसको ऑफलाइन में भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।